Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to biology class. बेटा बायोलॉजी 10th बायोलॉजी में हमने चैप्टर नंबर 13 की जो एक्सरसाइज थी लास्ट लेक्चर में हमने वो डिस्कस की थी। आज से जो है हमें एक फर्दर जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा चैप्टर नंबर है हमारे पास 14 और जो पेज नंबर है आपके पास पेज नंबर है चैप्टर नंबर 14 और पेज नंबर है आपके पास 70। ठीक है, पेज चैप्टर नंबर 14 पेज नंबर 70 नया चैप्टर है बेटा, रिप्रोडक्शन का चैप्टर है। इसमें हम थ्रू आउट दी चैप्टर डिस्कस करेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या है, उसकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। ठीक है, वो सारी भी हम जो 1 बाय 1 इसमें डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलें पहले देखते हैं कि रिप्रोडक्शन का लफ्ज़ी मतलब क्या है। ठीक है, और इससे क्या मुराद है। तो बेटा जैसे कि टर्म से जाहिर हो रहा है रिप्रोडक्शन, री का मतलब होता है अगेन, प्रोडक्शन का टू प्रोड्यूस, री का मतलब होता है अगेन और प्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या हुआ, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। ठीक है, किसी भी एक स्पीशी के इंडिविजुअल्स की प्रोडक्शन क्या कहलाएगी आपके पास, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशी। बेटा इसकी डेफिनेशन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। डिफाइन रिप्रोडक्शन, तो उसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशी, प्रोडक्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशी। मतलब कि एक ही स्पीशी के जो जानदार हैं जब वो रिप्रोड्यूस करेंगे तो जब नई जनरेशन बनाएंगे तो क्या होगी, वो सेम स्पीशी होगी। तो ये बेटा हमारे पास डेफिनेशन है किसकी, रिप्रोडक्शन। मतलब कि एक जनरेशन से आगे फर्दर जो है नई जनरेशन बनाना, रिप्रोड्यूस करना। क्लियर? चलें अब बेटा न्यू स्पीशी जब हम कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ, ठीक है, अब देखें एक जनरेशन है उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन आएगी। ठीक है, पेरेंट्स से जो चाइल्ड हैं या ऑफस्प्रिंग हैं उनको हम क्या कह देते हैं, जनरेशन। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट जनरेशन भी कहते हैं बेटा कि ये आपके पास क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है बेटा ये कंटिन्यू रहता है। फिर ये वाली जनरेशन जब रिप्रोड्यूस करेगी, ये नई जनरेशन बनाएगी, वो वाली फिर से रिप्रोड्यूस करेगी। तो इस तरह से स्पीशी के सर्वाइवल के लिए, स्पीशी के कॉन्टीन्यूस उनकी जो है प्रोडक्शन के लिए ये प्रोसेस क्या रहता है, जारी रहता है। क्लियर हो गया? चलें व्हाइल इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। ये बात इंपॉर्टेंट है कि बेटा जब हम लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं तो उनमें से आपके पास जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है वो कौन सा है, उनमें से जो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है आपके पास वो रिप्रोडक्शन का है। सो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इट इज़ द फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ द लाइफ। फंडामेंटल कहते हैं बेटा बेसिक, फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ लाइफ। अब देखें बेटा किसी भी इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है, लेकिन किसी स्पीशी के सर्वाइवल के लिए जो रिप्रोडक्शन है आपके पास वो बहुत ज़रूरी है। क्लियर? चलें तो ये जो रिप्रोडक्शन है आपके पास ये किसी एक लाइफ की जो है वो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। ठीक है, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन होती रहेगी नए से नए इंडिविजुअल्स जो हैं सेम स्पीशी के वो बनते रहेंगे और जो लाइफ है वो क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। क्लियर हो गया? अब बेटा आपने जो बात समझनी है यहाँ पे वो ये है कि अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें तो वो रिप्रोडक्शन के बगैर रह सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम एक स्पीशी के सर्वाइवल की बात करें तो जब तक उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगी, उस स्पीशी के जो नए इंडिविजुअल्स हैं वो नहीं बनेंगे, तब तक वो स्पीशी क्या नहीं कर सकेगी, सर्वाइव नहीं कर सकेगी। क्लियर हो गया? चलें इट इज़ नॉट इसेंशियल फॉर लाइफ। ठीक है, ये भी बात आपने याद रखनी है कि इट इज़ नॉट इसेंशियल
फॉर लाइफ। ठीक है कि अगर कोई पर्सन रिप्रोडक्शन नहीं करता तो वो जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर किसी स्पीशी में रिप्रोडक्शन ना हो तो वो जो स्पीशी है अल्टीमेटली उसका लास्ट मेंबर भी मर जाएगा और अल्टीमेटली वो जो स्पीशी है वो क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। क्लियर है। चलें, रिप्रोडक्शन अब कुछ करेक्टर्स हैं बेटा इसके। रिप्रोडक्शन इज द इसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशी। ठीक है, ये बात जो मैंने आपको पहले भी बता दी है कि रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशी, मतलब किसी स्पीशी के कंटिन्यूस रहने के लिए जो आपके पास रिप्रोडक्शन है वो क्या है, ज़रूरी है। इट इंश्योर्स दैट जेनेटिक मटेरियल ऑफ वन जनरेशन इज ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट। क्या होता है बेटा कि जो एक जनरेशन का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो आपके पास डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल जो है आपके पास वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन, फिर इस वाली जनरेशन में जो जेनेटिक मटेरियल है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है। सो इस तरह से जो जेनेटिक करैक्टर्स हैं आपके, जो हेरिडिटी करैक्टर्स हैं, वो जेनेटिक मटेरियल के थ्रू जनरेशन टू जनरेशन क्या होते रहते हैं, पास होते रहते हैं। क्लियर है। ईच जनरेशन प्रोड्यूसेस मोर ऑफस्प्रिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। बिल्कुल इस तरह से एक जनरेशन में जब रिप्रोडक्शन होगी नेक्स्ट जनरेशन पैदा होगी, जब इसमें रिप्रोडक्शन होगी, ये वाली जनरेशन रिप्रोडक्शन करेगी तो नेक्स्ट जनरेशन पैदा होगी और ये जो प्रोसेस है ये क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा। क्लियर हो गया। अब बेटा एक और बात यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि जितने भी आपके पास इंडिविजुअल्स हैं, एक स्पीशी के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो सारे के सारे रिप्रोडक्टिव एज को नहीं पहुँचते। ठीक है, वो सारे के सारे रिप्रोडक्शन जब एक स्पेसिफिक एज आती है उसके बाद ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या होता है, शुरू होता है। तो बेटा जितने भी इंडिविजुअल्स हैं आपके पास किसी स्पीशी के, वो सारे के सारे रिप्रोड्यूस नहीं करते। उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो रिप्रोडक्शन की एज आने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। किस वजह से? वो डिजीज़ की वजह से हो सकती है, वो इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो सकती है, वो किसी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी की वजह से हो सकती है। ठीक है, तो जो आपके पास मोस्ट सर्वाइवल जो फिटेस्ट होते हैं आपके पास, फिटेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, और जो बेनिफिशियल आपके पास फैक्टर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, ओनली द फिटेस्ट एंड द बेस्ट सर्वाइव एंड रीच द रिप्रोडक्शन एज। ये बात इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके पास के जो फिटेस्ट होते हैं, मतलब जो सबसे फिट एंड बेस्ट क्या करते हैं, वो सर्वाइव करते हैं और क्या, रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, जब उनमें रिप्रोडक्शन होगी फिर कौन से जो करैक्टर्स हैं, एडवांटेजियस करैक्टर्स आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। फिर क्या होगा कि जो आपके पास बेनिफिशियल या एडवांटेजियस जो आपके पास करैक्टर्स हैं वो क्या होंगे, आपके पास अगली जनरेशन में पास ऑन हो जाएंगे। क्लियर है। चलें, यहाँ तक बेटा अब हमने डिस्कस कर लिया है कि किस तरह से जो आपके पास रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है और इसमें जो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और जो इसमें स्पीशी की कॉन्टीन्यूस के लिए ये क्यों ज़रूरी है। चलें बेटा नेक्स्ट अब आते हैं आपने अगले टॉपिक की तरफ, वो है आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ तक अब हमने देख लिया है कि रिप्रोडक्शन क्या होती है आपके पास। ठीक है, तो अब जो है हम देखेंगे कि जो रिप्रोडक्शन की डिफरेंट टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं और किन किन इंडिविजुअल्स में किस तरह से रिप्रोडक्शन होती है। चलें, तो बेटा हम अगर फंडामेंटली देखें तो हमारे पास जो रिप्रोडक्शन है उसकी दो टाइप्स हैं। एक है आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी है आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या है? जो है आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या है, सिंपल है। ठीक है, जो आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सिंपल है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स। अब इनमें मेन डिफरेंस क्या है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें नो फ्यूजन ऑफ गेमेट्स, नो फ्यूजन ऑफ गेमेट्स, उसमें किसी भी तरह के ना गेमेट्स बनते हैं और ना ही गेमेट्स की क्या होती है, फ्यूजन होती है। जबकि अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है आपके पास, फ्यूजन ऑफ गेमेट्स, मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं, फ्यूज करते हैं और उसके बाद आपके पास
रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। क्लियर हो गया? चलें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस सिंपल सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूस एग्जैक्ट डुप्लीकेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि जो आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें जो आगे नया इंडिविजुअल बनेगा वो क्या होगा? एग्जैक्ट डुप्लीकेट ऑफ पेरेंट। ठीक है, मतलब उसमें किसी भी किस्म की कोई चेंज नहीं होगी। 100% जिस इंडिविजुअल से वो बन रहा होगा बिल्कुल क्या होगा, उसका जेनेटिक मेकअप भी वैसा ही होगा। ठीक है, और उसके जो फंक्शन हैं वो भी सारे के सारे वैसे ही होंगे। लेकिन जो आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो आपके पास दोनों मेल और फीमेल गेमेट्स यूनाइट होते हैं, तो जो आपके पास नया इंडिविजुअल बनता है उसमें जो मेल और फीमेल दोनों के आपके पास क्या होते हैं? गेमेट्स होते हैं, जिसकी वजह से वो बनता है। तो वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता, नॉट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट। अगर बेटा मैं आपको एग्जांपल दूं तो ह्यूमंस में, इंसानों में आपके पास होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब देखिए आप देखें कि जो बच्चे पैदा होते हैं वो बिल्कुल 100% अपने पेरेंट्स की तरह नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ क्या होता है? डिफरेंस होता है। वो क्यों होता है वो बेटा हमने डिस्कस किया है कि चैप्टर नंबर 5 में 9th क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू जब आपके पास जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है, तो वहाँ पे जो कुछ करैक्टर्स हैं वो क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। क्लियर है? चलें, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी आपके पास उसमें नॉट एग्जैक्ट कॉपी। क्यों? क्योंकि इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, मदर भी और फादर भी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही जो इंडिविजुअल है वो क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। क्लियर हो गया? चलें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व जॉइनिंग ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स कॉल्ड एज गेमेट्स। सेक्स सेल जो फीमेल और मेल के जो सेक्स सेल्स हैं उनको हम क्या कह देते हैं? गेमीट। वो मेल में होते हैं स्पर्म और फीमेल में क्या होते हैं? आपके पास एग्स होते हैं। क्लियर है? चलें, ये आ गई हमारे पास जो मेन दो कैटेगरीज हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बेटा अब तक कितने शॉर्ट क्वेश्चन हो गए हैं? पहला शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइन रिप्रोडक्शन, ठीक है, गिव इट्स इंपॉर्टेंस। फिर दूसरा क्वेश्चन आपके पास वाई रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर द कॉन्टिन्यूअल ऑफ अ स्पीशी। ठीक है, फिर आप में एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है इसमें, डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आते हैं बेटा इसके डिफरेंट मेथड्स। शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट डाउन द मेथड्स फॉर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा अब हम यहाँ पे कुछ मेथड डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो बेटा आपकी बुक में जो मेथड डिस्कस किए हैं वो बेटा 6 जो हैं आपके पास मेथड डिस्कस किए हुए हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? पहले तो आपको उनके नाम आने चाहिए। सबसे पहले आपके पास बाइनरी फिशन। ठीक है, इन सबको हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले आपके पास बाइनरी फिशन, जिसमें जो सिंपली जो एक सेल या इंडिविजुअल है वो दो में डिवाइड हो जाता है। बाइनरी फिशन के बाद आता है आपके पास फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? एक इंडिविजुअल के डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बनते हैं, टुकड़े बनते हैं, फिर उन टुकड़ों की मदद से जो नया इंडिविजुअल है वो क्या हो जाता है? बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से बेटा आपके पास जो थर्ड है वो है बडिंग। क्या होता है इसमें? आपके पास जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी सरफेस पे क्या बनते हैं? बड बनती है, और उस बड से जो नया इंडिविजुअल क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है। इस तरह से जो नंबर 4 है आपके पास वो है स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, कुछ इंडिविजुअल्स आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरह से भी करते हैं, फॉर्मेशन इस तरह से भी करते हैं आपके पास कि वो क्या बना लेते हैं, जब उनकी कोई अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो वो स्पोर्स बनाते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो उन स्पोर्स को जर्मिनेट करवा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक और मेथड है, पार्थेनोजेनेसिस। क्या बेटा जी? पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, अब पार्थेनोजेनेसिस के साथ साथ जो नेक्स्ट है आपके पास वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, ये सारे के सारे आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के
जो डिफरेंट मेथड हैं। क्लियर हो गया। इसी तरह बेटा इसमें टिश्यू कल्चरिंग और क्लोनिंग भी आ जाता है। सो ये आपके पास कितने मेथड यहाँ पर डिस्कस किए हैं हमने, जो 5-6 मेथड डिस्कस किए हैं। कौन कौन से? बाइनरी फिशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, पार्थेनोजेनेसिस एंड द वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। ठीक है, इनको बेटा डिटेल में जो है हम इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में 1 बाय 1 डिस्कस करना शुरू करेंगे। आज के लिए आप सिर्फ थोड़ा सा काम है, आपने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन प्रिपेयर करनी है, रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस प्रिपेयर करनी है। ठीक है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर अ स्पीशी। ठीक है, इसी तरह से व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट बेटा आज आपने क्लियर करना है। ठीक है, कि कितनी तरह की होती है ये, और इसमें अगर हमने एसेक्स रिप्रोडक्शन को फर्दर डिस्कस करना है तो उसके आगे कितने मेथड्स हैं। क्लियर है। चलें, आज के लिए बेटा जी इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर इंशाल्लाह जो है हम इनको फर्दर 1 बाय 1 क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बेटा थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, साथ साथ इसको अपना जो है रिवाइज़ करें, याद करें, ताकि जैसे ही आपके स्कूल्स ओपन हों बेटा आपके पास फिर इतना टाइम नहीं होगा कि आप दोबारा से इन चीज़ों को समझ सकें या डिस्कस कर सकें। तो साथ साथ जैसे ही आपको पढ़ाया जाता है इसको प्रिपेयर करें। जब आपके स्कूल खुलेंगे टाइम आपके पास बहुत कम होगा। सुनने में आ रहा है कि जो आपका सिलेबस है वो भी कुछ शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन बेटा ये जो चैप्टर है ये 100% उसमें क्या होगा, इंक्लूड होगा। ठीक है, तो बेटा अपनी प्रिपरेशन रखें और घर में रहें और जो है अपनी जो स्टडीज़ हैं उन पर फोकस करें। अल्लाह हाफिज़।